नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने पूरे देश भर में हंगामा मचा रखा है। राम के नाम पर बवाल हो रहा है। जी हां, रामलला का धन जिससे कौन धनवान बना, ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है, क्योंकि राम नाम के चढ़ावे, राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे को लेकर जिस तरीके से कथित तौर पर गड़बड़ी, हेराफेरी का मामला सामने आया, आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, जांच हुई, राजनीति हुई, उसके बाद 5 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें से जिनके पास से 2 करोड़ रुपए भी बरामद किए गए। 2 लोगों को उनमें से हिरासत में भी ले लिया गया है। वहीं आज एसआईटी भी अयोध्या पहुंचती है जांच पड़ताल करने के लिए और सीधे ट्रस्ट ऑफिस पहुंचती है, यानी कि चंपत राय के ऑफिस पहुंचती है। उसके बाद जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जाता है। उधर इस मसले ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी दस्तक दे दी है, क्योंकि सीजेआई को पत्र लिखा गया है, स्वतंत्र तौर पर जांच कराने की बात कही गई है इस याचिका में। ऐसे में कई सवाल यहां पर आकर खड़े हो रहे हैं। आखिर वो राम नाम जिसके नाम पर पूरा देश श्रद्धा से ओतप्रोत रहता है, उस नाम पर हेराफेरी, उस नाम पर गड़बड़ी, उस नाम के साथ धोखा आखिर किसने किया? आज इसी पर करने वाले हैं हम सीधी बात। राज्य सरकार ने जिस गति से यह निर्णय लिया है वह अपने में प्रशंसा की बात है। जो टीम एसआईटी की है वो शीर्ष स्तर पर मार्गदर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए वह मुख्यमंत्री जी से भी भेंट करने का अवसर, उसका उन्होंने अनुरोध किया है और उसके तत्काल बाद वो यहाँ का आकर के कार्य शुरू करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बढ़ती जाएगी। ये ट्रस्ट बनाया किसने? ये ट्रस्ट बनाया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत की सरकार ने। इसमें पीएमओ का हस्तक्षेप है, इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने ऐसे ऐसे लोगों को बिठा रखा है ट्रस्ट में जो चंदे की चोरी कर रहे हैं, जो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 2 करोड़ 92 लाख की जमीन 24 करोड़ में खरीद रहे हैं। चोरी के खुलासे के लिए सरकार ने टीम गठित किया है। एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंच रही है, आ गई है और जांच होनी चाहिए। और श्रद्धा में जो लोगों की श्रद्धा मंदिर में रही, भगवान में रही, अयोध्या में रही, लोगों ने जो कुछ भी किया, जो बात सामने आई है चोरी की, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान साक्षात देख रहे हैं। जिन्होंने जो कुछ भी किया है, सरकार उसका खुलासा करने जा रही है। उसके लिए टीम गठित है, खुलासा होना चाहिए। जो लोगों ने गलत किया है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए। तो राम नाम पर जमकर सियासत हो रही है, वहीं इसके साथ ही जांच की बात कही जा रही है और जांच की भी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला भी पहुंच चुका है, यानी कि एक एक कर तमाम जो परतें हैं इस पूरे मसले की अब खुलने वाली है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जल्द ही हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई में हो जाएगा? आखिर चढ़ावे के साथ हेराफेरी किसने की? क्या वाकई ये सच बाहर आ जाएगा या फिर ये कुछ दिनों की कहानी है और उसके बाद फाइल ठंडे बस्ते में चली जाएगी? क्योंकि कुछ दिनों के बाद क्या किस मामले में क्या हो जाता है, शायद ही कुछ अपडेट्स या शायद ही पूरी जानकारी निकलकर वो देश के सामने आ पाती है। बहरहाल यहाँ सवाल सिर्फ चढ़ावे को लेकर, यहाँ सवाल सिर्फ पैसों को लेकर नहीं है, यहाँ पर सवाल आस्था और श्रद्धा का भी है। इसलिए वो सुलगते सवाल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिनके इर्द गिर्द आज करने वाले हैं हम सीधी बात। सबसे पहला और प्रमुख सवाल, क्या रामलला के चढ़ावे में हुई कथित हेराफेरी सिर्फ कुछ कर्मचारियों की करतूत या फिर सिस्टम की गहरी नाकामी का ये पूरा मामला? दूसरा सवाल, जब करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और अरबों रुपए के चढ़ावे का सवाल, तो क्या एसआईटी जांच पर्याप्त है या फिर सीबीआई, कैग, ऑडिट और न्यायिक जांच की भी जरूरत है? तीसरा प्रमुख सवाल, राम मंदिर चढ़ावा विवाद भ्रष्टाचार का मामला या फिर विपक्ष और सत्ता के बीच राजनीतिक युद्ध का नया हथियार, जो इस तरीके से पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। चौथा सवाल, क्या देश के सभी बड़े मंदिरों, धार्मिक ट्रस्टों और श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य डिजिटल ऑडिट और रियल टाइम अकाउंटेबिलिटी कानून बनाया जाना चाहिए? पांचवा सवाल, अगर जांच में आरोप सही साबित हुए तो क्या ये सिर्फ आर्थिक अपराध होगा या
करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ विश्वासघात माना जाएगा? तो ये वो सवाल हैं जिनका जवाब बहुत ज्यादा जरूरी है और इनका जवाब लेने के लिए कई खास मेहमान आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। एक एक कर उन मेहमानों से परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ मधुकर त्यागी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस की तरफ से अरविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर पूजा मिश्रा, आज हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। ब्रह्मचर्य जी महाराज महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़े हैं हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। विजय नारायण सिंह जी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और ब्रह्मचर्य जी महाराज के साथ शुरुआत करते हुए, ब्रह्मचर्य जी महाराज, मुझे हमें याद है जब भी आपके साथ चर्चा होती है आप हमेशा एक ही बात कहते हैं कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शायद इन्हें अलग रख पाना आज के समय में मुमकिन नहीं लग रहा है। अब ये जो पूरा मामला हमारे सामने आया है राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर, कथित हेरा फेरी का ये पूरा मामला जिसको लेकर आज एसआईटी भी जांच करने पहुंची, क्या आप इसको सिर्फ एक आर्थिक अपराध के तौर पर देखते हैं? चोरी का मामला, घपला का मामला, भ्रष्टाचार का मामला, इस नजरिए से देखते हैं, या फिर उन करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ ये विश्वासघात है जो रामलला की सेवा के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा उनके चरणों में चढ़ाते हैं? हरिओम, नमो नारायण जी। मोनिका जी, ये एक मुद्दा मंदिर का नहीं है, ये आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से श्रद्धालुओं की हत्या का है। आपने भावनाओं की हत्या की है। पहली बात तो इस मंदिर में ही सबसे बड़ा घोटाला इसके स्थापन पर हुआ। मंदिर का आप नाम ले रही हैं राम मंदिर, जबकि सारा आंदोलन हुआ था रामलला के मंदिर के लिए। रामलला का मतलब कि बाल रूप। आपने वहां पर बाल रूप न लगाकर एक प्रतिमा लगा दी, वो भी एक श्यामल कलर की, रंग की। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, इसी बात के लिए ना मुहूर्त देखा, ना कुछ देखा आपने, ना कुछ भी, बस आपने एक व्यवसायीकरण करना था इसका। हमारे सारे माननीय भगवान शंकराचार्यों को चारों को एकदम दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। और उन्होंने जब इसलिए इस पर उंगली उठाई तो आज हर एक के पीछे सरकार डंडा लेके पड़ी हुई है और आप देख रहे हैं कि उनका क्या हर्ष करा जा रहा है। रही बात कि धन की, तो धन ये पहली बार नहीं है जो इसमें हो रहा है। तिरुपति ले लीजिए, साबरीमाला ले लीजिए, जगन्नाथ मंदिर ले लीजिए, वैष्णो देवी ले लीजिए, अरबों खरबों रुपए के जो है इसके अंदर घोटाले होते हैं। और इसके लिए सिस्टम ही दोषी नहीं है, इसके लिए सरकार भी दोषी है, क्योंकि सरकार के संरक्षण में ये चीजें हो रही है। जिन्होंने राम मंदिर के लिए पूरी अपनी जान की आहुति दे दी, वो सारे के सारे निकाल के बाहर खड़े कर दिए गए, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, और माना उनकी उम्र हो गई है, लेकिन अभी विनय कटियार जी आज तक दर्शन करने क्यों नहीं गए? जबकि वो एक आवाज पे करोड़ों रुपए, करोड़ों इंसान इकट्ठे कर देते थे। बजरंग दल के जो संस्थापक हैं, माता रितंबरा को आपने एक आश्रम देके उनको साइड में बिठा दिया। उमा भारती जी को कभी मंत्री बना देते हैं, उनको भी आज साइड में रख दिया। क्या उनका बलिदान कम है इस मंदिर के लिए? ये सारे के सारे आपने जितने भी ट्रस्टी रखे हैं, या तो एक्स सर्विसमैन है या एकदम उनके नियर एंड डियर है। क्या सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से व्यवसायीकरण कर दिया गया, शुरुआत से ही कर दिया गया, तो क्या आप सरकार की मंशा, सरकार की नियत पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं? बिल्कुल, सरकार की नियत ही खराब है। क्यों नहीं इमीडिएटली आरोप लगने के साथ ही पूरा ट्रस्ट बंद कर दिया गया? क्यों उनको धोए जा रहे हैं? और वो कह रहे हैं नपेंद्र मिश्र जी कि हम सरकार के धन्यवाद करते हैं। अरे क्या का धन्यवाद करते हैं? गलती तुम्हारी है, तुम काहे के ब्यूरोक्रेट्स रहे हो जब तुम्हें पता है नाक के नीचे एक ड्राइवर जैसा आदमी। और एक चीज बता दो मोनिका जी, बहुत साफ, इसमें मक्खियां मारी जाएंगी, मधुमक्खियां नहीं। ये जो छोटे छोटे जो प्याज हैं, इनको ही आप सजा दे देंगे और कुछ दिनों बाद वो भी बाहर निकल के चले जाएंगे। सरकार की नियत सिर्फ पैसे पर है। आपने कौन सा ऐसा मंदिर देखा है? आपकी गली मोहल्ले में सब जगह मंदिरों पे जाते होंगे, हमारे सारे मंदिरों का व्यवसायीकरण कर दिया। ये तो विपक्ष का भला हो, हर जगह विपक्ष गलत नहीं होता। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने ये इशू उठाया, नहीं तो लोगों को पता नहीं चलता। एक आदमी इस दिन में 150, 200, 500 रुपए कमाता है, उसमें 50 रुपए मंदिर में दे के आ रहा है और 8-8 घंटे 9-9 घंटे लाइन में लगा हुआ है भूखा प्यासा। आपने अरे आपको तो बीमारियां भी नहीं लगेंगी इस तरीके की कि आप जिंदा रह सकें। आपने इतना दोहन किया है धर्म का। सबसे ज्यादा धर्म का सत्यानाश करने वाला जो है आज के समय में अगर देखा जाएगा तो यही प्रकरण है। आपने हमारे पैसे, मंदिरों के पैसे ले लेके चुरा के अपनी प्रॉपर्टी बनानी और उठा के अल्पसंख्यक आयोग के नाम पर मदरसे मौलवियों में बांट दिए। आपने जो, आपका क्या मतलब था इस
ट्रस्ट में अपने आप को रखने का। आपने शंकराचार्य जी को क्यों नहीं रखा, चारों शंकराचार्य जी को ट्रस्टी? आपने किसी धर्माचार्य को रखा? नहीं। आपको अपनी मनमानी करनी पड़ती, करने की छूट कैसे मिल जाती? नहीं मिलती ना, क्योंकि देखिए साधु संतों की चीजें साधु संतों तक ही रहनी चाहिए। जब सरकार उसमें खुद बैठ जाएगी, यजमान भी खुद बन गए, भूमि पूजन भी खुद कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा भी खुद कर दी। अरे खुद आपको इतना ही टीवी का शौक है, इतना ही आपको लाइमलाइट करने का शौक है, अपने घर में बनवा लेते हैं आप लेके। ये इसके लिए 500-600 साल लोग लड़े, 490 साल के आसपास अपने बलिदान दिए, कोठारी बंदूक खत्म हो गए, बलिदान दे दिया। कल्याण सिंह जी का पूरा योगदान था। ठीक है। अरे सुधीर अग्रवाल जी, जो कि जिनके केस के ऊपर हाई कोर्ट पर, जिनके फैसले पर ये केस आगे चला, उन्होंने रामलला के लिए केस दिया था। ये रामलला का मंदिर है, आज आपने राम मंदिर करके कर रहे हैं। और इसमें एक अवनीश अवस्थी है, क्या है उनका दायित्व यहाँ पर ट्रस्टी बनने का? क्या वो एक्स चीफ सेक्रेटरी है वो, या मल्ली अवस्थी के जो है वो हस्बैंड है? आपने चंपत राय को ले लिया, जो प्रोफेसर थे, महासचिव बना दिया। क्या क्वालिफिकेशन है? क्या आप उससे क्या आपको CS CFO नहीं रख सकते थे क्या कोई? आपके पास में कोई भी एक इस तरीके का मॉडल नहीं है जो पैसे खाने के अहम सवाल आप ब्रह्मचारी जी महाराज यहाँ पर उठा रहे हैं, अहम सवाल आप उठा रहे हैं और इन्हीं का जवाब मधुकर त्यागी जी से लेना चाहेंगे। बिल्कुल सही और अहम सवाल आप यहाँ पर उठा रहे हैं, मधुकर त्यागी जी से सवालों का जवाब ले ले। मधुकर त्यागी जी, आज शुरुआत में जब 7 जून को ये पूरा प्रकरण उठा राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर, तब समाजवादी पार्टी को आप लोग कोस रहे थे, भारतीय जनता पार्टी कोसती नजर आ रही थी कि ये देखिए ये तो राजनीति कर रहे हैं, राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तमाम सवाल सपा पे दागे जा रहे थे, लेकिन आज वाकई में उन्होंने ये मुद्दा उठाया तो देखिए हकीकत हमारे सामने है। 2 करोड़ रुपए पकड़े गए, 5 लोगों से पूछताछ हुई, 2 हिरासत में है, कार्रवाई की जा रही है और यकीनन अभी आगे और खुलासे होंगे। अब आपको नहीं लगता कि वाकई में जो लोग सेवा कर रहे हैं या सेवा के नाम पर वहां तैनात हैं, उनकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं? देखिए, आज इस सब चर्चा में आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। और देखिए, अभी जांच चल रही है और मैंने उस दिन भी चर्चा का विषय में मैं जुड़ा था और बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी और सनातनी हम सब लोग यही चाहते हैं कि पहले जांच हो, जांच के बाद में किसी को दोषी करार दिया जाए। इससे पहले आनंद फानंद में यदि कुछ चीजें हो जाती तो अन्य पार्टियों के लोग यही कहते दिखते थे, देखिए इन्होंने तो जल्दबाजी कर दी। तो स्टेप बाय स्टेप यदि SI टीम का गठन होना ही ये दिखाता है कि सरकार के द्वारा प्रारंभिक तौर पर, प्राथमिकता के तौर पर जो पहला स्टेप होना चाहिए वो हुआ और टीम पहुंची है। जो भी व्यक्ति वहां पहुंचा है दोषी करार दिख रहा है जिससे पैसे के लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये तो भगवान श्री राम के राम राज्य में भी मैं उस दिन भी जिक्र कर रहा था कि धर्म और अधर्म वाले लोग हर प्रकार के होते हैं। तो भारत के अंदर भगवान श्री राम का जो मंदिर है एक आस्था का विषय है, तो उस आस्था को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी धूमिल होना देना नहीं चाहती, पारदर्शिता चाहती है और भगवान राम का अस्तित्व पर कोई सवाल ना आए। ये बहुत तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से SIT टीम का गठन हुआ है और बिल्कुल इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना चाहिए। यदि कोई और दोषी करार पाया जाता है तो धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं। महामंडलेश्वर को आपने भी सुना, ब्रह्मचर्य जी महाराज को आपने भी सुना, वो सरकार की मंशा, सरकार की नियत पर भी सवाल उठा रहे हैं। CJI को भी पत्र लिखा गया है स्वतंत्र तौर पर जांच कराई जाए। तो क्या आपको लगता है कि इस जांच पर पूरी तरीके से भरोसा कर लिया जाएगा? क्या वो करोड़ों श्रद्धालु भरोसा करेंगे जिनके साथ विश्वासघात हुआ है? क्योंकि इस मसले की तो उम्मीद किसी ने की ही नहीं थी जो सामने आ गया। देखिए, इसमें यदि कोई ऐसी मंशा सरकार की होती तो SIT टीम के गठन से पहले ये कह रहे थे कि FIR हो जानी चाहिए। तो SIT टीम को ये लोग ये भी कह सकते हैं, यदि आज 2 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं तो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम किया है। सरकार ने उन लोगों को लगाया है कि जो इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से करें और जो भी दोषी करार होगा उसको दोषी मान लेना चाहिए। महामंडलेश्वर जी को मैं प्रणाम करता हूँ, चंपत राय जी या अन्य जो इस हमारे श्री राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी बने हैं, वो हमारे उच्च निर्देशों पर बने हैं। जिन चंपत राय जी की आप बात कर रहे हैं उनके सहयोगी भी शक के घेरे में हैं। नाम मुझे गिनाने की आपको जरूरत नहीं है, उनके सहयोगी भी शक के घेरे में हैं जिनसे जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। उनके सहयोगी, उनके करीबी 14-14, 15 हजार की तनख्वाह वाले लोग 40-40 लाख की 1.5 करोड़ की जमीनें ले रहे हैं
और जब अयोध्या से लोकसभा में आप लोगों ने इसीलिए सीट गंवाई क्योंकि वहां तमाम लोगों की शिकायत थी कि हमें वादा किया गया था कि हमें पैसा मिलेगा जब हमारी जमीन ली जा रही है, लेकिन उनको नहीं मिला। यही एक बड़ी वजह रही कि आपको हाथ धोना पड़ा उस सीट से। जाग जाइए, किन किन को कुर्सियों पर बिठा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल इसमें आपको मैं स्पष्ट कर दूं, किसी का सहयोगी होना, उस सहयोगी का जो चंपत राय जी को दोषी कराने, और मैं तो ये चाहता हूं कि ये जांच और बढ़े। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के गलत ठहरा देने से वो यदि वो दोषी करार हो जाता है तो यहाँ भगवान राम का जो अस्तित्व है वो धूमिल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी बहुत अच्छा ये प्रकरण रहा, लेकिन मैं आपको पहले और थोड़ा सा इसमें जोड़ दूं, क्योंकि आप ये देखिए ये मुद्दा कहां से चला था। अखिलेश यादव जी से चला था, अवधेश प्रसाद जी ने फिर इसको बोला, लेकिन ये लोग जो आज इस विषय पर सवाल उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि हमें इस पूरे सिस्टम से उन लोगों को निकाल देना चाहिए जो गलत है। लेकिन कहीं आपको वो भी समझने की आवश्यकता है कि जो लोग आज इस विषय में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण से पहले की यदि आप बात करें तो उन लोगों ने किस प्रकार के प्रकरण करे हैं वो भी किसी से छुपे नहीं है। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के नाते ये कहना चाहता हूं कि आज तक सनातनियों ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो महामंडलेश्वर जी ने भी जिक्र किया है कि कितने लोगों ने बलिदान दिया और कितने लोगों को समाजवादी पार्टी के द्वारा गोलियों से दाग दिया गया है, और वहीं कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी, आपने देखा होगा कि राम मंदिर सेतु के निर्माण में वो उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करना चाहते हैं, सिंपैथी लूटना चाहते हैं कि राम मंदिर निर्माण में ना सही लेकिन किसी अन्य प्रकरणों में आकर हम राजनीतिकरण करें और उसका हम लाभ ले लें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी के साथ में इस जांच को आगे बढ़ाएगी और जो भी दोषी करार होगा, ट्रांसपेरेंसी के लिए जो आपने कुर्सियों पर बड़े बड़े दिग्गज बिठा रखे हैं, जनता को उन पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। चंपत राय जी समेत तमाम ट्रस्ट के जो लोग हैं, तमाम जो कुर्सियां संभाले बैठे हैं, इस वक्त लोगों को उन पर भरोसा नहीं हो रहा है। क्या ट्रांसपेरेंसी के लिए सरकार कोई एक ऐसा नियम लाएगी कि जब तक जांच की जा रही है उनके हाथ में सारी जो हक है या जो फैसले लेने की ताकत है या जो अकाउंटेबिलिटी है वो पूरी नहीं रहेगी, ताकि जनता भरोसा कर सके? देखिए, यहां यह भी समझने की आवश्यकता है कि यदि किसी कार के अंदर कोई एक छोटा सा पार्ट खराब हो गया है तो उस कार को दोषी नहीं देना है और उस कार के चालक को दोषी नहीं देना है, तो पूरे सिस्टम को ही गलत ठहरा देना यह उचित नहीं होगा। जो भी इस जांच के अंदर सिस्टम को गलत ठहराया नहीं जा रहा, पर आपका सिस्टम अब सवालों के घेरे में है और वो सवाल जायज भी हैं और बरकरार भी हैं। आप कितना भी बचाने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी सरकार है, आप बचाने की कोशिश करेंगे, आप बचाने की कोशिश करेंगे मधुकर जी, आप नहीं मानेंगे। लेकिन बीते कल में क्या हुआ और आगे आने वाले कल में इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, भली भांति बीजेपी हो सकता है कि इस बात से वाकिफ होगी, तो मंथन कर लीजिए। आगे बढ़ते हुए अरविंद सिंह के पास चलेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के हमारे साथ। अरविंद सिंह जी, पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, पोस्टर लगवा रहे हैं आप लोग बड़े बड़े, तो सीधे तौर पर आप मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो जिन राम नाम को लेकर आप लोगों के मुख से अलग अलग बातें निकलती थी, जिस राम नाम का नाम आपके मुख पे सुना नहीं जाता था, जिनके दर्शन करने के लिए राहुल गांधी अभी तक गए नहीं, प्रियंका गांधी अभी तक गई नहीं, उनके हक की लड़ाई के लिए आप लोग मजे से सड़कों पर पोस्टर लगा रहे हैं। क्या मुद्दे का राजनीतिकरण करना इसे नहीं कहेंगे? मोनिका जी, मुद्दे का राजनीतिकरण, ये आरोप लगाना तो है और ये अक्सर कहा जाता है जब कांग्रेस या विपक्ष के दल जब कभी किसी मुद्दे को उठाते हैं तो ये कहा जाता है कि ये दल राजनीति रहा है। अच्छा, अगर राजनीति करना है, जनता के मुद्दों को उठाना, जनता के मुद्दों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना अगर राजनीति है तो ये राजनीति है। इसमें कहाँ कुछ अलग है, कहाँ इससे गुरेज कर रहे हैं? ये राजनीति तो होनी ही चाहिए। जनता के मुद्दों का और आस्था से जुड़े हुए प्रश्नों को अगर हम उठाते हैं तो यदि ये राजनीति के दायरे में आता है तो ठीक है, यही राजनीति है। आपने कहा कि वहां पर जो होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, इस होर्डिंग को लेकर बड़ा तमाशा हो रहा है। तो ऐसा है कि इस पुराण में एक उल्लेख आता है और उसी उस लोग को वहां पर कोट किया गया है। वहां पर होर्डिंग्स में लिखा गया है कि स्वदत्तम परदत्तम वायो हराम खस्टिवर्स विष्ठाया जायते क्रमी। ऐसे लोग 7000 वर्षों तक विष्ठा में क्रमी बनकर रहते हैं। यही बात तो वहां लिखी गई है। इसमें ऐसा, और ये चंदा चंपत कांड जो है, चंपत कांड के जो दोषी हैं और उसमें बताया जा रहा है कि एसआईटी गठित हो गई, साहब हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई। अरे साहब, आपको याद भी है
कि 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जमीन को खरीद करके मात्र 8 घंटे में 2400 करोड़ रुपए में बेचा गया, और फिर कहा गया कि इसकी जांच हो जाएगी, इसमें दोषी सामने, कोई आया दोषी सामने आज तक? उसकी जांच निष्पक्ष हुई क्या? जब भाई जनता को जांच पर भरोसा कैसे होगा? जांच के नाम पर, एसआईटी के नाम पर आप निरंतर धोखा और कहेंगे कि भाई एसआईटी बना दी, सब कुछ सब ठीक हो जाएगा। जी नहीं, ये चंदा का चंपत कांड है, और इस चंपत कांड के दोषी छोटे लोग नहीं हैं। अभी महामंडलेश्वर जी कह रहे थे कि ये छोटी मक्खियां पकड़ी जाएंगी, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और इस बात से आपको मैं जोड़ता हूं कि इन्हीं के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह, जो उस क्षेत्र में अच्छे खासे रसूखदार व्यक्ति है, दुनिया जानती है उनके बारे में, उन्होंने कहा कि यदि मैं बोलूंगा तो मुझे चुप करा दिया जाएगा, या बड़े लोग हैं मैं नहीं बोल पाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। वो कितने बड़े लोग हैं? तो आखिर वो कांग्रेस कौन क्या लोग ये हैं आरोप लगा रही है कि सिर्फ सिर्फ छोटी मछलियां हैं जो पकड़ में आ रही है, या फिर जिनकी निशानदेही हो रही है, बड़े मगरमच्छ है वो अभी भी छिपे बैठे और शायद उन तक जांच जब होगी तो हाथ नहीं पहुंच पाएंगे? ब्रजभूषण शरण जी का बयान हो, या फिर महिपाल जो कर्मचारी वहां का था, महिपाल सिंह, उस कर्मचारी के द्वारा जो बातें कही गई, क्या वो पर्याप्त सबूत नहीं है? 8 सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देना आखिरकार इससे बड़ा और क्या सबूत? आखिर वो कौन लोग हैं जो इतने बड़े हैं? शरण सिंह डर रहे हैं। रईस सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। विनय कटियार जो शुरू से राम मंदिर मुद्दे के साथ जुड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने खुलकर सामने आने की बात कही। उन्होंने चंपत राय का नाम लेते हुए कहा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको छुपाया जा रहा है एसआईटी की जांच के नाम पर, और आखिरकार ये कब तक छुपेंगे लोग? इनको विपक्ष बेनकाब करेगा, और जरूरत पड़ेगी तो इसके क्या राम मंदिर का मुद्दा उठा के प्रमुखता के साथ भक्तों की लड़ाई लड़कर आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति कर रही है कांग्रेस? जी नहीं, ये आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति नहीं है, ये जनता के मुद्दों की राजनीति है और जनहित के मुद्दों की राजनीति है। जनहित के मुद्दों की राजनीति इसलिए है कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी का किसी का भी नहीं है। भगवान राम के प्रति समग्र जनमानस की जो आस्था है, के साथ खिलवाड़ करने का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने रखा है क्या? अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिरकार भगवान राम का ऐसा कौन सा एग्रीमेंट हो गया कि सिर्फ यही बात कर सकते हैं हिंदुत्व की, और हिंदुत्व के नाम पर, राम के नाम पर हिंदू समाज हो, जैन समाज हो, सिख समाज हो, बुद्ध समाज हो, इस्लाम हो, जो भी समाज हो, सबके लिए, सबके मुद्दों के लिए लड़ी लोकतंत्र है। और वो जनता की आवाज है। क्या ये बदली हुई कांग्रेस है? ये जो कांग्रेस का रूप हम देख रहे हैं, राहुल गांधी अब छात्रों का मुद्दा उठाने के लिए भी यात्रा करेंगे, रैली करेंगे, कोटा से शुरुआत होने जा रही है। आप भी जिस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता भी कर रहे हैं, ये चढ़ावे का पूरा मसला कांग्रेस प्रमुखता के साथ उठा रही है। क्या ये बदली हुई कांग्रेस है? कांग्रेस का एक नया रंग रूप है जो जनता के बीच भरपूर जाकर जनता के हर एक मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है? देखिए मोनिका जी, जब देश में ऐसे हालात होंगे, जब देश की व्यवस्था, देश का लोकतंत्र खतरे में होगा, जब ऐसी परेशानियां जनहित के मुद्दों को लेकर उठा पर आएंगी, जो जनता के लोगों के, जनता के मुद्दों को इस तरह से उठाने पर भी पाबंदियां जिस तरह से लगाई जाती है, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेंगे, और हमने पहले किया है, आगे भी करेंगे, इसमें दो राय नहीं। चलिए, आप संघर्ष करेंगे, देखते हैं ये संघर्ष आपका कितना कामयाब होता है और सरकार के कानों पर कितनी जू रेंगती है, और जब ये जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जाता है किस तरह से और परतें निकलकर सामने आती हैं, खुलकर सामने आती हैं। पूजा जी भी हमारे साथ है। पूजा जी, समाजवादी पार्टी शुरुआत से इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठा रही है, बल्कि आज भक्त यकीनन जो श्रेय दे रहे हैं इस मुद्दे का, वो समाजवादी पार्टी को ही दे रहे होंगे, जिन्होंने शुरुआत में मुद्दा उठाया। पहले इसको लेकर हालांकि जरूर सपा की टांग खींची गई, लेकिन अब ये सामने है, सपा मुद्दा नहीं उठाती तो शायद पूरी असलियत बाहर खुलकर निकलकर सामने नहीं आती। क्या आप इसको सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे से जुड़ा देख रहे हैं, या फिर करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ देख रहे हैं, या फिर ये एक अच्छा मौका भी है बीजेपी पर राजनीतिक हमला करने का, लोगों तक बीजेपी से जुड़ी जो तमाम चीजें हैं, नियत से जुड़ी, कार्यों से जुड़ी हुई, ये सब चीजें पहुंचाने का? आपको नमस्कार मोनिका जी, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। आज
सोमवती अमावस्या है, उसकी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल। मोनिका जी, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए ये अवसर है या कोई राजनीतिक मुद्दा है। मोनिका जी, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इस वक्तव्य को दिया था कि वहां पे इस तरीके की हरकतें चल रही हैं, भगवान जी के चंदा की चोरियां चल रही हैं, तो समाजवादी पार्टी के ऊपर में कई लांछन लगाए थे। कई डिबेट में कहा भी गया था कि अगर ये कहीं गलत साबित हो जाता है तो समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान होना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी मुद्दों की बात करती है मोनिका जी, ये नहीं देख रही होती है उस वक्त की जो है इसका साइड इफेक्ट क्या आ रहा है, कि हमको घेरा जाएगा, कि इसको जांच किया जाएगा, इसका इफेक्ट क्या आ रहा है। अगर कोई चीज फैक्ट है तो समाजवादी पार्टी उसको मुखरता के साथ में सबके बीच में रखेगी। अगर हम जो है राम मंदिर की बात करते हैं तो ये कहना कि मोनिका जी आस्था का विषय नहीं, पैसे किसके चोरी हुए? पैसे उन्हीं लोगों के चोरी हुए जो वहां पर जाकर के चंदा चढ़ाते हैं, जो भगवान जी के लिए चढ़ाते हैं। वो मोनिका जी भगवान जी को अगर अर्पण कर रहे हैं ना, अपना योगदान अर्पण कर रहे हैं। कई बार जो है सनातन में ये नियम भी होता है, हम लोग यहाँ पे सिखाया जाता है कि अगर आप इनकम कमा रहे हैं तो इतना हिस्सा आपको रख देना है, कि आपको धर्म करना है, इतना दान करना है, इतना आप जा रहे हैं तो आपको मंदिर में ट्रस्ट में दान कर देना है। तो वो व्यक्ति अगर 200 कमा रहा है तो उसमें से भी रखेगा, 100 कमा रहा है तो उसमें भी से भी रखेगा, और वो जाएगा वहां पे दान करेगा। और वो कर रहा होता है उन भक्तों के लिए जो वहां पे जा रहे होते, ताकि उनके लिए जो सुविधाएं रहे, भगवान राम लला के लिए जो भोजन बन रहे हो वो भक्तों में भी रहे, और उनके जो ये आस्था है उस आस्था को आप चुरा रहे हैं। तो ये उठता तो है प्रश्न मोनिका जी, इस चीज को कतई अलग नहीं किया जा सकता कि ट्रस्ट के पैसे में हेर फेर है और वो आस्था को आहत नहीं कर रहा है, बिल्कुल आहत कर रहा है। क्यों आहत हो रहा है? ये जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक बात कही मोनिका जी भी आगरा में, कि ये बड़ी दुखद बात है कि अब एसआईटी का गठन हुआ है, वो संतों महंतों को जाकर के इंटीग्रेट करेंगे। ये जो है सनातन धर्म के लिए, संतों के लिए, महंतों के लिए एक जो है उपेक्षा करने वाली चीज है कि एसआईटी जाकर के उनसे भी प्रश्न करेगी। आपको पता है राम मंदिर ट्रस्ट में 15 मेंबर हैं। राम मंदिर ट्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में। 13 अखाड़े हैं हमारे देश में, पूरे देश में 13 प्रमुख अखाड़े हैं, और 13 प्रमुख अखाड़ों में से सिर्फ और सिर्फ निर्मोही अखाड़े से एक व्यक्ति को लिया गया है। वो निर्मोही अखाड़े से एक व्यक्ति को भी ना लेते मोनिका जी, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये दिया ना गया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये आदेशित किया है कि आपको, क्योंकि निर्मोही अखाड़े ने ये रामलला की जमीन है, धरती है, इसके लिए युद्ध स्तर पर जानकारियां इकट्ठी की हुई है, आप एटलीस्ट एक व्यक्ति को निर्मोही अखाड़ा से वहां पे स्थान दोगे, तब जाकर के दिया। ये ट्रस्ट बनना था सामंजस्य बिठाने के लिए, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। 13 अखाड़े, 4 शंकराचार्य जी थे। आप बताइए कि आप 4 शंकराचार्य जी को छेड़ करके 13 अखाड़ों को छोड़ करके, मैं 13 प्रमुख अखाड़ों की बात कर रहा हूँ, इस देश में बहुत अखाड़े हैं, महामंडलेश्वरों को छोड़ करके आपने बनाया ऐसा ट्रस्ट और एक रखा अखाड़े को, क्योंकि आपको पता था कि वो आदेशित था, तो आपने पहले शुरुआत ही ऐसी कर दी कि आपको धार्मिक लोगों को नहीं रखना है। जो व्यक्ति जो है निर्मोही हो रखा, जिसने समाज को छोड़ दिया, जिसको मोह नहीं है, भंग नहीं है, क्योंकि मैं गुरुमुख, मेरे गुरु जी भी महामंडलेश्वर है, मुझे पता है कि उनके जब चरणों में मैं बैठती हूँ तो कितना उनको मोह है कि नहीं मोह है। तो जो व्यक्ति मोह से भंग हो उस व्यक्ति को बनाना चाहिए था आपको ट्रस्ट में। आपको अब सरकारी कर्मचारी तो ट्रस्ट में रहते ही रहते, लेकिन जो आपने बाकी चुने हुए थे कर्मचारी, जो बाकी मेंबर चुने थे, आपको उठाना चाहिए था सनातन धर्म का भी। ये जो प्रश्न उठ रहा है ना मोनिका जी, कई लोगों को तो पता भी नहीं चल पा रहा होगा कि इस ट्रस्ट में धार्मिक लोग थे ही नहीं। वो जो हमारे अखाड़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके पास में आसीन है हमारे धर्म की उच्चतम गद्दियां, वो लोग है ही नहीं इस ट्रस्ट में। उनको तो लग रहा होगा कि अरे संत लोग कैसे कर रहे हैं, अब राम मंदिर की चंद में भी चोरी होने लग गई। ये समझाना, ये भी जो है हमारे धर्म के प्रति, हमारे सनातन के प्रति कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा कर रहा है। ये भी तो बताना बहुत जरूरी हो जाएगा कि ये हमारे धर्म के लोग नहीं उसमें जुड़े हुए थे। ये जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोभी लंपट हैं, और ये पहली बार नहीं मोनिका जी। मोनिका जी आपको पता होगा जो पूर्व लेखा प्रभारी है राम मंदिर के महिपाल सिंह जी, उनका बयान है वो कि उन्होंने चंपत राय जी को बताया था कि इस तरीके की बातें हो रही, गिनी जो है चालान बनाया जाता है 10 गड्डियों का और 13 से 15 गड्डियां लेकर के बाहर जाते, तो फिर ये चीजें क्यों नहीं देखी गई? ये चीजें आप कह रहे हैं जो अभी हो रहा है मोनिका जी, ये हमारे सनातन धर्म के लिए तो कतई भी नहीं है, और इसमें सरकार को बिल्कुल नहीं बख्शा जा सकता। और भाजपा सरकार की तो ये नियत बन गई है, जहां जहां गंभीर मामले होते हैं, चाहे वो गोरखपुर में जो है ऑक्सीजन से बच्चों की डेथ का मामला रहा हो, चाहे वो जो है झांसी में बच्चों की डेथ का मामला रहा हो, एनआईसीयू में आग लग करके जितने भी गंभीर
मामले आपने देखे होंगे, चाहे पेपर लीक का मामला रहा हो, कहीं पर भी जो रूट कोज है, जो बड़ी मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, उनको पकड़ने का काम नहीं किया सरकार ने। सरकार एक बलि का बकरा ढूंढती है, उस बलि का बकरे को उठा करके बलि चढ़ा देती है और कहती है कि ये जो है जो जिम्मेदार है। हमने देखा है पुलिस को जब सस्पेंड किया जाए तो हवलदार को सस्पेंड किया गया, जिसकी हैसियत नहीं है कि वो ऑर्डर पास कर सके। उस हवलदार को सस्पेंड करके कहते हैं कि ये इसमें इन्वॉल्व था। भाई हवलदार को आदेश आ रखा है, वो क्या करेगा? ऐसे लोगों को सस्पेंड किया था, ऐसे लोगों को कार्रवाई की जाती है। मोनिका जी, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, अभी ये सिर्फ करप्शन का मामला नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म का मामला है, उन लाखों भक्तों का मामला है, उन लोगों का मामला है जिन लोगों ने यहाँ पे राम मंदिर की युद्ध लड़ी। अभी बार बार श्रद्धेय नेताजी की बात की जाती है, तो जब नृपेंद्र मिश्रा को बनाया गया, ट्रस्ट में लिया गया, तो क्यों विरोध नहीं हुआ? जिनको भाजपा के नेता नहीं कहा ना, तो भाजपा ही खुल करके विरोध कर देती ना। बिल्कुल नहीं कहती समाजवादी पार्टी से के कार्यकाल में ये रहे, उन्होंने आदेश दिया, कौन सा किधर से आदेश आया, सब उसी चैनल के पार्ट रहे ना। जितने दोषी अगर आप मानते हैं श्रद्धेय नेताजी रहे, अगर आप मानते हैं तो उतने ही दोषी नृपेंद्र मिश्रा को भी आपको मानना पड़ेगा। आप उनको बैठाते हैं, कहते नहीं, और उसके बाद में सारा का सारा ट्रस्ट बना करके। मोनिका जी, ये हमारे जो सनातन धर्म है, हालांकि भाजपा से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, सनातन धर्म की बात करने वाले शंकराचार्य जी पे लांछन लगाते हैं। जिसने लांछन लगाया वो कह रहा है मोनिका जी 4 दिन से कि वो झूठा था, वो फ्री होकर के घूम रहा है, उसके ऊपर में FIR दर्ज नहीं हुई, नोटिस नहीं भेजी गई, कार्रवाई नहीं हो रही है। वो खुद कह रहा है कि उसने झूठा आरोप लगाया था, प्रेशर में लगाया था, उससे लगवाया गया हुआ था, नहीं कार्रवाई हो रही है। ये ललाट पर टीका लगा करके मंगलवार के दिन में वेस्ट बंगाल में मछली खा लेते हैं, ऐसे लोगों से आप सनातन की कैसे अपेक्षा करती हैं? आपसे हमसे तो नहीं होगा कि आप और हम बैठ करके आज जो सोमवती अमावस्या है तो हम गलत शब्दों का प्रयोग कर ले जाए या मानसिकता में गलत रख ले। सनातन धर्म तो ये सिखाता है, और ये भाजपा ऐसे लोग बैठ गए हुए। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का जो हमेशा से राजनीतिक प्रतीक रहा है, आज उसी प्रतीक को लेकर सवाल हैं, और वही सवाल भारतीय जनता पार्टी को भी सवालों के घेरे में ले आए हैं, जिसके लिए शायद नुकसान जो है वो बीजेपी को आगे जाकर भुगतना पड़ सकता है। विजय नारायण सिंह जी भी हमारे साथ हैं। विजय जी, पूरा मसला हम बहुत करीबी से लगातार देख रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक भ्रष्टाचार, कथित भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था से जुड़ा, हमारे रामलला से जुड़ा ये पूरा मामला है, उनके चढ़ावे से जुड़ा ये पूरा मामला है। इसको अभी भी आप अपनी नजर में सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ राजनीति के मुद्दे के तौर पर देख रहे हैं, या फिर इसका एक चैप्टर ये भी है कि जो स्टेट एजेंसीज हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी ये एक बड़ा टेस्ट है? सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए कि राम मंदिर जैसे प्रतिष्ठित मंदिर से जो चढ़ावा गया उसकी चोरी की बात सामने आई है। आधिकारिक तौर पर अभी तक तो न पुलिस का कोई बयान आया है, न सरकार का कोई बयान आया है, न ट्रस्ट के किसी बड़े जिम्मेदार अधिकारी का बयान आया है। सवाल यहाँ उठता है कि ये सब बयान न देके या इस पर कोई स्पष्टीकरण न देकर सरकार, ट्रस्ट और तमाम इससे जुड़े हुए लोग खुद तरह तरह के संदेह पैदा कर रहे हैं। अगर वो पहले दिन ही, जिस दिन ये मामला सामने आया, अगर उसी दिन ये एक पारदर्शी तरीके से जांच कराने की बात करते, FIR करते, तो शायद इतना संदेह पैदा नहीं होता, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से बचा जा सकता था। लेकिन इस मामले को कुछ दिन तो दबाया गया, छिपाया गया, और आज भी कुछ लोगों के पकड़े जाने की बात आ रही है। लगभग 2 करोड़ 98 लाख रुपए बरामदगी की बात है। ये खबर भी मीडिया में सूत्रों के हवाले से है। आधिकारिक तौर पर किसी पुलिस के अधिकारी ने, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, या ट्रस्ट के किसी अधिकारी ने, या किसी और ने, या सरकार के लेवल पर किसी ने इसको स्वीकार नहीं किया है। इस मतलब मंदिर से जुड़े, मतलब इस चढ़ावे के गड़बड़ी की से जुड़े जितनी भी खबरें मीडिया में आ रही हैं वो सब सूत्रों के हवाले से हैं। सरकार को इस पर तत्काल चाहिए कि वो आधिकारिक तौर पर अपना एक स्पष्टीकरण दे, ट्रस्ट के लोगों को सामने आना चाहिए और एक स्पष्टीकरण देना चाहिए, ताकि हिंदू समाज में जो आस्थावान लोग हैं उनको ये भरोसा हो कि मंदिर में जो चढ़ावा उन्होंने दिया वो भगवान के नाम पर दिया है, उसको किसी व्यक्ति ने चोरी नहीं की है, या उसने उसको अपने निजी उपयोग में नहीं लिया या नहीं खाया। रही बात आगे क्या होगा क्या नहीं होगा जांच के बाद, SIT तो आपने गठित कर दी, लेकिन FIR आज तक अभी आपने दर्ज नहीं किया।
इससे एक संदेह और बड़ा पैदा होता है कि भाई एफआईआर क्यों नहीं हुई। ये तो आपराधिक गतिविधियों में प्राइमरी और मैंडेटरी काम होता है एफआईआर करना, यानी कि आप पहले जांच करेंगे उसके बाद एफआईआर करेंगे। इसका मतलब सीधे सीधे आप एक शक और शुबहा की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में इसमें किसी बड़ी मछली को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक आम सवाल है लोगों के दिमाग में। मैं नहीं जानता कि इसमें कौन बड़ा इन्वॉल्व है या नहीं है कि नहीं है। ये मधुकर जी, आप बिल्कुल बिल्कुल ये सवाल तो आम आदमी के बीच में है। अगर सरकार, ट्रस्ट, ये सारे लोग मिलके, अधिकारी और जो जिम्मेदार लोग, अच्छा एक सवाल मेरे नहीं समझ में आता है कि 15 और 30 दिन के बीच में चढ़ावे की गणना होती है, गिनती होती है, और करीब करीब जितने भी देश के तमाम प्रमुख मंदिर हैं सब जगह ये होता है। उसका अपना एक ट्रस्ट होता है, एक नियम होता है, कायदा कानून होता है, उसके मेंबर्स होते हैं, सब लोग हैं। खबर ये भी आई कि जो चढ़ावा कुंभ में चढ़ाया गया उस दौर में के चढ़ावे में कुछ ज़्यादा घपला हुआ है। भाई कुंभ तो मार्च में ख़त्म हो गया था, जनवरी से लेकर मार्च तक चला, तो क्या उस बीच में पता नहीं चला, या उस बीच में चढ़ावे की काउंटिंग नहीं की गई। यहाँ तक की बात सामने आ रही है कि जो लोग धातु दान देते हैं, धातु मतलब कि सोना चांदी या इस तरह की चीज़ें, उसका तो जो सरकारी कार्य मतलब ट्रस्ट के कार्यालय में जो जमा होता है उसकी तो बाकायदे एक रिकॉर्ड बनता है, उसकी पर्ची कटती है, रसीद बनती है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो लोग नहीं बड़ा दान कर सकते वो दान पत्र में कुछ धातु डाल के चले जाते हैं। उसका भी आज तक कोई सामने रिकॉर्ड नहीं आया कि क्या मिला क्या नहीं मिला। और मेरे तो दिमाग में मतलब मेरे सामने तो आज तक ऐसी कोई खबर नहीं आई कि राम मंदिर के चंदे की गणना हुई हो और प्रेस रिलीज जारी करके मीडिया को बताया गया हो कि 15 दिन में इतना रुपया आया और इतना धातु आई और ये चीज़ें आई। लेकिन आज तक मेरे सामने नहीं है। अगर किसी के सामने आए हो, हमारे जो पैनल में बैठे लोग हों तो शायद बता सकते हैं इस बारे में बेहतर। तो कुल मिला के मतलब इसको एक धंधे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और धर्म और अध्यात्म को तो वास्तव में मेरे देश में एक धंधा बना लिया गया है। इसी देश में तमाम ऐसे बड़े बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु हैं जो करोड़ों और अरबों और खरबों के मालिक हैं। आप लोग भी जानते हैं, सब लोग भी जानते हैं। अब उनका 1 नंबर की कमाई है या 2 नंबर की कमाई है मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक ज़रूर मैसेज जाता है कि धर्म आज की तारीख में एक बेहतरीन धंधा है जिसमें बैठकर अच्छी कमाई की जा सकती है और उस पर कोई रोक टोक नहीं है। जो मन चाहे आप करिए, न तो आपको इनकम टैक्स देना है, न कोई जवाबदेही देनी है, न कहीं आपको कुछ बताना है, न आपका कोई रिकॉर्ड बनना है। भाई ये व्यवस्था यदि है, और ये मैं मंदिर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये चाहे मस्जिद हो, वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ हों, चाहे चर्च हों या गुरुद्वारे में तो खैर बात ही अलग है। गुरुद्वारा का तो सब कुछ खुला पन्ना है। तो कम से कम बाकी सारी चीज़ों के लिए सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो चढ़ावा आता है उसका पूरा विवरण कम से कम आम आदमी के सामने जाना चाहिए ताकि उसका भरोसा और बना रहे। जी मोनिका जी। बिल्कुल विजय जी, आप बहुत ठीक बात कह रहे हैं कि आम आदमी का भरोसा जीतने के लिए ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए और विवरण आना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, नहीं होती है, कुछ नहीं पता, क्योंकि कभी हमारे तक ये तमाम बातें सामने नहीं आई। एफआईआर का मुद्दा आपने उठाया, ये मुद्दा हम पहले भी उठा चुके हैं, जिस पर मधुकर त्यागी जी का बहुत आराम से, क्योंकि पिछली बार भी वही थे हमारे साथ इस चर्चा में, उनका ये कहना है कि ऐसे किसी पर कैसे एफआईआर कर दे, पहले जांच हो जाने दीजिए, कुछ चीजें सामने आ जाने दीजिए, फिर एफआईआर कर देंगे। अब तो चीजें सामने आ रही है ना मधुकर जी, अब भी एफआईआर आप लोग नहीं कर रहे हैं। और वापस पिछली बार भी मेरा यही सवाल था, इस बार भी मैं आपसे वही सवाल कर रही हूं, अगर ये राज्य विपक्ष का राज्य होता तो अब तक आप लोगों ने प्रदर्शन कर करके तौबा कर दी होती, कितनी एफआईआर हो चुकी होती। लेकिन अपना राज्य है तो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से अंदर खाने, दबे पाओ दबी जुबान चल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि पहले जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई मामलों में जल्दबाजी करने से जो मामला है और ज्यादा बिगड़ जाता है, जैसे हमें देखने को सुनने को मिला है। एसआईटी टीम का गठन हो जाए, तथ्यों की पुष्टि। आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। हेलो,
हाँ जी आवाज आ रही है, आप बोलिए। आप ऑडिबल हैं, हाँ बोलिए। तो तथ्यों की पुष्टि हो जाए, एसआईटी टीम अभी हम इस चर्चा में ये बात निकल कर आई है कि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है, आधिकारिक बयान नहीं है, केवल बातचीत के माध्यम से एक दूसरे के द्वारा बात सुनकर या कहीं मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य रिसोर्सेज से ये पता चला है कि 1-2 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। लेकिन जब तक चीज सामने स्पष्ट नहीं होती, मैं उसी प्रकरण को कह रहा हूं कि जब तक चीज पारदर्शिता नहीं होती तो अचानक से जल्दी में एफआईआर नहीं होनी चाहिए। से पता चला है, मैं आपको बता दूं, चढ़ावा चोरी मामले में 5 लोग, लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे, रामशंकर, ये नाम सामने आए हैं। इन लोगों की निशानदेही पर 2 करोड़ रुपए की अभी तक रिकवरी हो चुकी है। ये दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़े हुए 5 लोग हैं, जिसमें से लवकुश, अनुकल्प पुलिस की हिरासत में है। चलिए, हमने आपको जानकारी दे दी। आज जो वरिष्ठ पत्रकार मोदी ने यही कहा था कि आधिकारिक बयान नहीं, मैं उसको इंगित करते हुए आपको बता रहा हूं। हालांकि यदि कोई बयान आएंगे तो और स्पष्ट तरीके से सामने चीज आ जाएगी। हम जांच से हम बिल्कुल भी परहेज नहीं कर रहे हैं, स्पष्ट तरीके से। अब एक एक करके कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, समाजवादी के प्रवक्ता है, मैं सभी को इंगित करता हूं। आपको पता ही है कि जब राम मंदिर का निर्माण यहाँ हुआ था तो सबसे पहले हमारा स्लोगन था, जब हम राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे थे, और सभी लोग इसमें महामंडलेश्वर भी हैं और भी जो सनातनी भाव रखते होंगे कर रहे होंगे, तो हमारा एक ही स्लोगन था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, और वो हमने स्थापित कर दिया है। और दूसरा स्लोगन अब बस आता है कि राम काज किन्हीं बिनु मोहे कहां विश्राम। तो माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए राम मंदिर से संबंधित कोई भी सवाल आता है या कोई इस प्रकार की, जैसे अभी ये प्रकरण चला है, तो हम निष्पक्ष तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं इनको बता दूं, इन्होंने कहा कि लोगों के दान के द्वारा दिया गया पैसा है, तो समाजवादी के लोग जरूर इस बात को समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उन्होंने कितने पैसों का दान दिया है, क्या है। क्योंकि आपको पता है कि बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर वो दान दिया है, और हमें भी इस बात वो की सब हमें पता है। मधुकर जी, मुझे ये बताइए, जब हम एफआईआर करते हैं वो किसी व्यक्ति, कर्मचारी, अधिकारी, ट्रस्ट के किसी सदस्य के खिलाफ होती है, प्रथम दृष्टया अगर जितना मतलब मुझे जानकारी है उस अनुसार, अगर मैं गलत हूं तो आप सभी माननीय मुझे ठीक कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं मेरी जानकारी। अगर एफआईआर में कोई अगर जांच जो होती है प्रथम दृष्टया उसमें कुछ पाया जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होती है। अब यहाँ तो पूरा ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट के जो कर्मचारी हैं वो संदेह के घेरे में है, तो क्यों एफआईआर आप लोग नहीं कर रहे हैं? जांच हो रही है, पहले तमाम आईएएस ऑफिसर्स आते हैं जांच करने के लिए, ठीक है, दिल्ली से आते हैं, फिर अब एसआईटी जांच करने पहुंच गई आज, लेकिन एफआईआर इस मामले में नहीं हो रही है। किसी बड़े व्यक्ति को क्या बीजेपी बचाने की कोशिश में लगी हुई है? हर किसी व्यक्ति के मन में यही सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की या सरकार की कोई भी ऐसी मंशा नहीं है कि हम दबाने का प्रयास कर रहे हैं। एसआईटी टीम का गठन ही क्यों तो होता, यदि आप इस बात को समझें। स्वतंत्र जांच की मांग का स्वागत सभी ने किया है, जांच एजेंसियां इसमें है, और न्याय मूर्ति इसमें जो रिटायर्ड हैं वो स्वयं इसमें हैं। और दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि पहले एफआईआर हो जाए, हर मामले में आप जानते होंगे कि एफआईआर नहीं होती है। मैंने हाई कोर्ट का पिछली बार भी आपको बताया था कि उनके पास में जब एक एफआईआर होकर पहुंची, 2023 का प्रकरण है, जब वहां पहुंची तो उन्होंने ये कहा कि इसमें जो आपने आरोप लगाए हैं उनकी पहले जांच कीजिए, और एसआईटी टीम उसी जांच के लिए कर रही है कि यानी कि पहला स्टेप जांच है और तथ्यों की पुष्टि है, उसके बाद में एफआईआर आती है, और जो भी दोषी होगा हम बिल्कुल तत्परता से, हमारी सरकार उसको दंड विधान तरीके से, प्रशासनिक तरीके से और न्यायिक तरीके से जो भी उसके लिए दंड होगा वो होगा। पॉइंट को मैं विजय नारायण सिंह जी से जरा थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहूंगी। विजय नारायण सिंह जी, अगर आपको जानकारी है तो क्या इस मसले में अभी तक एफआईआर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ या ट्रस्ट के खिलाफ हो जानी चाहिए थी, या फिर अभी जांच में और आगे बढ़ने का इंतजार होना चाहिए? एफआईआर का मतलब ही होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट चोरी की थी, किसी का नाम उसमें नहीं आया था, ये हुआ था कि चढ़ावे की चोरी हुई है, तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो दर्ज होनी चाहिए। आप अज्ञात में करते, अज्ञात में करने के बाद आप आईओ नियुक्त करते, आईओ जिसको पाता दोषी वो लेके आता, फिर वो डायरी में उसका नाम दर्ज होता। लेकिन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहाँ है? वो तो बनी ही नहीं, वो तो एफआईआर दर्ज हुई ही नहीं। तो एक साधारण सा नियम है कि पहले एफआईआर करिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आप दर्ज कीजिए, भले ही उसमें आपको अज्ञात हो, आप कुछ नहीं जानते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जांच का विषय है, जांच करिए,
अच्छी बात, आप जांच बिल्कुल, करिए और जांच सबसे बड़ी कराई जा बात, रही जब है। आप सवालों के घेरे में आ गए हैं तो जनता का भरोसा जीतने के लिए आपको करना ही होगा। और ये वापस से वही बात आ जाती है, विपक्ष का राज्य होता तो अब तक न जाने क्या क्या हो गया होता, लेकिन खुद का राज्य है तो दबी जुबान दबे कदमों में सब कुछ हो रहा है। अरविंद जी के पास फटाफट मैं चल लूं, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, दोबारा से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। अरविंद जी, कांग्रेस के ऊपर हमेशा से तमाम आरोप राम मंदिर को लेकर, रामलला से जुड़े हुए, हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्व विरोधी पार्टी, ये तमाम आरोप लगते रहे हैं। लेकिन जब आप अब इस पूरे मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, तो क्या आप ट्रांसपेरेंट ऑडिट रिपोर्ट का भी समर्थन करते हैं कि खुलकर देश के हर एक मंदिर की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सामने आनी चाहिए? बिल्कुल जी, मैं तो चाहता हूं कि इस मामले पर भी सीएजी जांच हो। सीएजी इस पे अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं होना चाहिए? व्यवस्था होगी तो भरोसा। रही बात आपके पहले सवाल की कि राम के नाम पर कांग्रेस जिस तरह से बदनाम किया जाता रहा, खासकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कि राम ऐसा उन्होंने सिद्ध किया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से राम के विरोध में रही है, जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। राम जन जन की आस्था का विषय है और राम के प्रति कांग्रेस क्या सभी दल, पक्ष विपक्ष सभी दल राम के हैं और सब राम के हैं। राम के प्रति राजनीति करना, राम के नाम पर चंदा चोरी करना, राम को आगे करके अपने मुद्दों को आज अरविंद जी आप कह रहे हैं कि राम सभी के हैं, लेकिन इसी राम को लेकर, इसी राम नाम को लेकर कांग्रेस पर तमाम आरोप लगते रहे हैं और कांग्रेस के तमाम नेताओं के मुख से हिंदुत्व विरोधी बयान सामने आते रहे हैं। मोनिका जी, मैं उस मामले पर भी बात करना चाहता हूं। मैं छुपकर भागना या उससे छुपना नहीं चाहता, मैं मुद्दों की बात करना चाहता हूं। 2007 में मामला लाया गया जिसको लेकर बीजेपी ने पूरे देश में बहुत बड़ा एक पाखंडवाद पैदा किया और कहा कि राम मंदिर को भगवान राम को काल्पनिक इन्होंने कहा कोर्ट में जी। आपकी ऑडियो में माफी चाहूंगी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है अरविंद जी, जिसकी वजह से हमें आपकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पा रही है। पूजा जी के पास मैं फटाफट से चल लूं क्योंकि समय की भी कमी हमारे पास है। पूजा जी, अगले साल चुनाव है और जाहिर सी बात है आप लोगों के मन मस्तिष्क में ये जो मुद्दा है वो छा गया है, बैठ गया है। क्या सपा ये वादा करती है तमाम उत्तर प्रदेश की जनता से, देश की जनता से, कि अगर सत्ता में आते हैं 27 में तो ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑडिट रिपोर्ट सामने आएगी, जांच कराई जाएगी, जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा, ये मुद्दा आप लोगों की तरफ से उठाया जाएगा? मोनिका जी, जितनी भी गलत चीजें हो रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, वो सारी गलत चीजों को पारदर्शिता के साथ ही किया जाएगा। अभी बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन है बाहर ही नहीं आती है। कल परिणाम आया डीबीटी जेआरएफ का जो रिसर्च के लिए होता है, उसमें 500 सीटें हुआ करती थी, उसको घटा करके 250 कर दी गई आफ्टर रिजल्ट, नॉट बिफोर द रिजल्ट। वहां पे पारदर्शिता नहीं बरती गई। अभी एफआईआर की बात चल रही थी और भाजपा के नेता ने बोला कि एफआईआर जब पहले जांच हो जाएगी उसके बाद में की जाएगी, सरकार भी यही कह रही है। पर जब जो है अब भूतेश्वर सरस्वती जी के मामले में एफआईआर दर्ज होनी थी तो हो गई हुई थी। जब जो है किसी और के मामले भी आपके ऊपर मोनिका जी करनी हो ना, अगर आप जो बार बार नाम ले रही है ना, अगर ये तथ्यात्मक सही नहीं होता ना तो आपके चैनल के ऊपर में गाज गिर रही होती, जरा सा भी इसमें डाउट होता। तो ये आपको भी पता है कि ये बिल्कुल सही है और ये भाजपा को भी पता है बिल्कुल सही है। अगर हम जो चैनल के पीछे पड़ जाएंगे तो हमारे लिए बैकफायर कर जाएगा, वरना ये करें आधिकारिक बयान नहीं है। आप सोचिए, आप कितनी बिल्कुल बाकी के साथ में बता रही कि ये नाम है, इतने जो है पकड़े गए हुए हैं, लेकिन भाजपा कह रही है कि आधिकारिक बयान नहीं आया, भाई जांच चल रही है, लेकिन आपको कुछ नहीं। और आधिकारिक बयान शायद सरकार की तरफ से आएगा भी नहीं, क्योंकि कुछ मुद्दों के कुछ दिनों के बाद शायद ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाएगा। पता नहीं कब सरकार आधिकारिक तौर पर बयान देगी। वैसे तो हर मुद्दे पर बोलने आ जाती है। बहुत कम शब्दों में फटाफट से एक जवाब महाराज जी से मैं लूंगी। महाराज जी, ऑडिट ट्रांसपेरेंसी के साथ क्या होना चाहिए और क्या आपको लगता है कि इससे आस्था और मजबूत होगी? कम शब्दों में फटाफट जवाब। होना यही चाहिए। डिजिटल जब हम बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो आप सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो रोज अपनी वेबसाइट पर डालें, इतना चंदा आया, इतना हमारा बैलेंस है। लेकिन आपका एक इशू मैं बता दूं, एसआईटी की रिपोर्ट इन्हीं को करेगी ना, वो वही लिखेंगे जो सरकार बोलेगी। और रही बात, पूजा जी ने, मेरी बहन ने एक बहुत अच्छी बात कही, अखाड़ों को, अरे सरकारी संत कभी नहीं बोलेंगे। अधिकतर अखाड़े उसमें रहते हैं कि जो सरकार कुंभ में जो अभी लगने वाला है, लग चुके हैं कि उज्जैन में, उसमें नासिक में और हरिद्वार में लगने वाले हैं कुंभ और अर्धकुंभ, कि उसमें जो पैसा मिलेगा वो हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। लालच भर गया है धर्म के अंदर, इसीलिए संत भी खुल के नहीं बोलते, और जो खुल के बोलते हैं उनके ऊपर एफआईआर लगा दी जाती है या उनको सड़कों पे मारा जाता है।
क्यों नहीं लेकिन अभी ट्रस्ट जो भंग करके मसला है immediately इसमें एफआईआर करने में सरकार पीछे है, लेकिन वैसे जो आप कह रहे हैं बात ठीक है कि तुरंत एफआईआर कर दी जाती है, लेकिन इस मसले में न जाने क्यों मधुकर जी आराम से बचाने में लगे हुए हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, जबकि हो जानी चाहिए थी। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देने का समय हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ देने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। बहरहाल ये जो पूरा मुद्दा है वो आस्था से जुड़ा मुद्दा है, कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा है। ऐसे में इसकी निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है और देख